वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक इंडिकेटर डिस्कस करूंगा। ये इंडिकेटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस इंडिकेटर की जो एक्यूरेसी है दैट इज़ 100%। ये इंडिकेटर आज तक गलत नहीं हुआ है और आगे भी ये इंडिकेटर गलत नहीं होगा। जितने भी फंड्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसी इंडिकेटर पे काम करते हैं। एंड स्पेशली एक पूरी सेपरेट डेस्क होती है, एक पूरी सेपरेट टीम होती है जो इस पर्टिकुलर इंडिकेटर पे काम करके इस इंडिकेटर को डिसाइफर करके इससे जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको एनालाइज करके देन एक अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं। ओके, सो गाइज, ये जो इंडिकेटर है ये लीडिंग इंडिकेटर है। अगेन, लीडिंग इंडिकेटर आप समझते हैं कि मूवमेंट होने से पहले आपको इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये एक लीडिंग इंडिकेटर है एंड इस इंडिकेटर का जो नाम है दैट इज कॉपर फ्यूचर्स। कॉपर फ्यूचर्स हमारा लीडिंग इंडिकेटर है जिसपे मैंने भी बहुत काम किया है, अभी भी कर रहा हूँ। एंड जितने भी इंस्टीट्यूशंस और फंड्स हैं उनके पास एक सेपरेट टीम होती है जो सिर्फ और सिर्फ कॉपर के प्राइसेस को एनालाइज करती है और उससे इंफॉर्मेशन निकालती है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं और इस कॉपर फ्यूचर्स की रेलेवेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लीडिंग इंडिकेटर क्यों है और क्यों ये इंडिकेटर कभी फेल नहीं होता और ना ही होगा, वो रीज़न आपको समझना ज़रूरी है कि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों इसे यूज़ किया जाता है। यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि रिजल्ट्स 100% हैं। ये 100% रिजल्ट्स कैसे आते हैं उसके पीछे का रीज़न आपको समझना होगा। हमने यहाँ पे गोल्ड को क्यों नहीं लिया, हमने यहाँ पे सिल्वर को क्यों नहीं लिया, यहाँ पे क्रूड को क्यों नहीं लिया, कॉपर को क्यों लिया, कॉपर पे ही क्यों काम होता है। नाउ यहाँ पे मैं कॉपर को ट्रेड करने की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉपर एज अ कमोडिटी में हम ट्रेडिंग भी करते हैं, लेकिन मैं कॉपर एज अ कमोडिटी में ट्रेड करने की बात यहाँ पे अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं कॉपर को यूज करके स्टॉक्स में ट्रेड करने की बात कर रहा हूँ। ओके, कॉपर में हम ट्रेड करते हैं, वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कॉपर प्राइजेस का यूज करके स्टॉक्स में किस तरह से ट्रेड किया जाता है, कैसे कॉपर प्राइजेस को एज अ लीडिंग इंडिकेटर कंसिडर किया जाता है, उस चीज को हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखिए, इसके पीछे का जो रीजन है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। हमारी जो इकॉनमी है, हमारी इकॉनमी, पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी अलग अलग कंपनीज पर डिपेंड करती है। इन कंपनीज का काम क्या है? कोई कंपनी ऐसी होगी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कोई कंपनी ऐसी होगी जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में। जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग में होती हैं, ओवरऑल वो एक कंट्री की इकॉनमी पे सबसे ज्यादा असर डालती हैं। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कोई भी चीज आपको मैन्युफैक्चर करनी है, आपकी कोई भी इंडस्ट्री हो, आपको कॉपर की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। तो कॉपर की अगर डिमांड बढ़ रही है, अगर कॉपर की डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एक कंट्री की जो है वो इंक्रीज हो रही है। क्योंकि कॉपर की डिमांड तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक एक पर्टिकुलर कंट्री की या ओवरऑल वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग डिमांड इंक्रीज नहीं हो। अब मैन्युफैक्चरिंग डिमांड क्यों इंक्रीज होगी? अगर सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो जो कंपनीज है उन्हें ज्यादा मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा।
आप मान लीजिए एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, कार्स बेचती है वो कंपनी। लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट की कि एक पर्टिकुलर गाड़ी उनको चाहिए और कंपनी के पास सप्लाई नहीं है। तो क्योंकि लोगों की डिमांड आ रही है तो वो आगे और ऑर्डर प्लेस करेंगे कि और गाड़ियां बनाओ। उन गाड़ियों को बनाने के लिए अगेन कॉपर लगेगा, राइट। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम चलता है। कॉपर एज ए लीडिंग इंडिकेटर कभी फेल नहीं होता, बिकॉज पूरी जो इकोनॉमिक साइकिल है वो इसी पर डिपेंड करती है। जो मार्केट का कोर है वो यही चीज है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो मैन्युफैक्चरिंग डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है और कॉपर के प्राइजेस नीचे आ रहे हैं। कुछ सीजनल फैक्टर्स के कारण ये चीज कभी कभार हमें देखने को मिलती है, बट ओवरऑल जो है, जो मेजॉरिटी ट्रेंड देखा जाता है उसमें ऐसा नहीं है। हमेशा कॉपर आपको ये बताता है कि जो एक पर्टिकुलर डिमांड है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है, इसलिए इसे लीडिंग इंडिकेटर बोला जाता है। नाउ कॉपर के प्राइजेस को समझ के हम ये एनालाइज करते हैं कि आगे इकोनॉमी में क्या होने वाला है। 1 से 2 महीने का इसमें एक डिफरेंस रहता है। मतलब आज अगर आप, वैसे ये एनालिसिस तो डेली बेसिस पे होती रहती है, लेकिन जो प्रोजेक्शंस किए जाते हैं वो 1 से 2 महीने का डिफरेंस वहां पे होता है। अगर आज आप देख रहे हैं तो 1 से 2 महीने आपको वेट करना है उस व्यू का। आज जो आपने व्यू फॉर्म किया है उस व्यू का जो रिजल्ट है उसे देखने के लिए आपको 1 से 2 महीने का वेट यहां पे करना होता है। नाउ गाइज, यहां पे आपको ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा एक व्यू डेवलप हो। कॉपर का यूज किस तरह से करते हैं मैं वो डिस्कस कर रहा हूं अब आपके साथ। आपका व्यू डेवलप होना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कॉपर एज ए लीडिंग इंडिकेटर का यूज इस तरह से कभी भी नहीं किया जाता कि ये नीचे जा रहा है यहां से तो हम मार्केट में जाके सेल कर दें, राइट। हमने देखा कि प्राइजेस नीचे जा रहे हैं तो हमने जाके शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर दी, या जो हमारी होल्डिंग्स है हमने उनको बेचना चालू कर दिया। इंट्राडे में हमने एक ओपिनियन बना लिया कि अब हमें सेल सेटअप्स ढूंढने हैं। ये इंडिकेटर इस तरह से काम नहीं करता। अगर ये इंडिकेटर ऐसे काम करता तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये तो, आप अगर किसी को मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, हम उसको भी डेस्क पे बिठा सकते हैं और उसको भी हम ये बोल सकते हैं कि आप यहाँ से देख लो, ये अगर ऐसे नीचे जा रहा है तो आप जाके सेल कर दो, अगर ये ऐसे ऊपर आ रहा है यहाँ से तो आप जाके उसको बाय कर दो। तो बिल्कुल जीरो नॉलेज जिस इंसान को है वो भी ये चीज कर सकता है। अगर ऐसा रियलिटी में होता तो इंस्टीट्यूशंस को अपने सीनियर ट्रेडर्स जो वो अपॉइंट करते हैं उनको करोड़ों रुपए की सैलरी देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो किसी को भी बैठा देते, उनको बोलते कि आप देखो यहां से ये नीचे आ रहा है, सेल कर दो, यही आपका काम है, राइट। तो ऐसा नहीं होता। सीनियर ट्रेडर्स को करोड़ों रुपए की सैलरी क्यों दी जाती है? बिकॉज उनके पास एक इंसाइट होती है, एक व्यू होता है। इस प्राइस को, इस फॉल को वो समझते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसको यूज कर सकते हैं। तो आपको जो बेसिक नेसेसिटी है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, और आपको करना चाहिए बिकॉज दिस इज 100%, अगर आप इसको प्रॉपरली इंटरप्रेट कर लो, थोड़ा सा आप इसमें एक्सपीरियंस ले आओ, बहुत ही अमेजिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मार्केट में मिलेंगी। तो आपको एक व्यू फॉर्म करना होता है। आजकल मैं देखता हूं कि जो लोग एक्टिवली मार्केट में इन्वॉल्व हैं उनका कोई व्यू है ही नहीं बाजार में, और जो लोग इन्वॉल्व नहीं है उनका व्यू है। आप किसी भी एक्टिव
ट्रेडर से ये पूछोगे कि आपको क्या लगता है कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, वो आपको व्यू नहीं बता पाएगा, बिकॉज वो इतना इन्वॉल्व है अपनी स्ट्रैटेजीज में। उसको बस इतना पता है कि अच्छा अगर ट्रेंड लाइन के नीचे है तो अभी सेल होगा, अगर इंडिकेटर ऊपर आ रहा है, अगर मैकडी ऊपर आ रहा है तो हमको ये बाय करना है। वो इसी में इन्वॉल्व है, उसके पास व्यू नहीं है। और जो लोग मार्केट में इन्वॉल्व नहीं है, जो एक्टिवली ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, उनके पास व्यू है। वो हर एक चीज़ को जो हमारी इकोनॉमी में जो चीज़ें चल रही हैं उनको देख के वो अपना एक ओपिनियन देते हैं कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो आजकल ये उल्टा हो गया है, राइट। तो सबसे पहले आपको व्यू फॉर्म करना है। अब व्यू कैसे फॉर्म होता है? हमको एक ओपिनियन बनाना है मार्केट में। ओके, व्यू के लिए आप क्या करेंगे, आप मार्केट में एक ओपिनियन बनाएंगे विदाउट लुकिंग एट द प्राइस चार्ट। आपको प्राइस, ये अभी कॉपर को हमको नहीं देखना, कॉपर के प्राइसेस को अभी हमें नहीं देखना। हमें एक ओपिनियन बनाना है कि इकोनॉमी में हमारे अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है। और ये जो ओपिनियन आपका बनेगा, ये आप जो टीवी न्यूज़ चैनल हैं, जो बिजनेस न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ पे शाम को जो डिस्कशंस होते हैं, आप वहाँ पे बैठिए एक कॉपी लेके, और उन डिस्कशंस में जो ओपिनियंस एक्सचेंज हो रहे हैं, जो आपको लगता है कि वैलिड हैं किसी ना किसी तरह से, उन ओपिनियंस को नोट डाउन करिए। जो मैगजीन्स आती हैं, आप जस्ट उनको एक डेली बेसिस पे पढ़ना चालू करिए। फिनेंशियल न्यूज़पेपर्स को भी आप पढ़ सकते हैं। और इन सब चीज़ों को देखकर 7-8 दिन आप अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एक ओपिनियन, आपका खुद का ओपिनियन आप फॉर्म कर लेंगे। अब ये ओपिनियन सही है या गलत है, इससे अभी कोई मतलब नहीं है। एक ओपिनियन होना चाहिए, और 8 से 9 दिनों में ये ओपिनियन आपका डेवलप हो जाएगा, अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं जो अभी मैंने डिस्कस करी। नाउ एक बार आपको ओपिनियन डेवलप हो गया, देन सेकेंड स्टेप इज आप कॉपर को देखें। नाउ गाइस, ये जो आज का जो वीडियो है, ये बेसिकली मैं स्टूडेंट्स के लिए ही पोर्टल में अपलोड करने वाला था, लेकिन हमारे पास जो सिस्टम है उसमें इंडिविजुअल बेसिस पे हम वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं पोर्टल में। एक साथ ही पूरी वीडियोस अपलोड होंगी, उनके लिए आईटी टीम को हमें अपॉइंट करना पड़ता है, और उसमें अभी थोड़ा सा हमें और समय लग रहा है। तो दैट इज़ वाई ये एक जनरल वे में ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे काफ़ी उनको एडवांटेज होगा, सो थोड़ा ध्यान से सुनिए। ओपिनियन फॉर्म करने के बाद आपको कॉपर प्राइजेस को ऑब्जर्व करना है। नाउ यहाँ पे आपको ऑब्जर्व कैसे करना है, देखिए अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ से नीचे आ गया, सेलिंग हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि प्राइजेस डाउन है। एक अप ट्रेंड में भी सेलिंग होती है, एक डाउन ट्रेंड में भी सेलिंग होती है, एक साइडवेज मार्केट में भी सेलिंग होती है, एक चैनल के अंदर भी सेलिंग होती है। और हम अभी इतने मार्केट को देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। सो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे अगर हमें मार्केट नीचे आता हुआ दिख रहा है तो हम कंफर्म हो जाए दैट दिस इज अ सेल। आप जो भी टेक्निक यूज करते हैं, आपका जो भी सिस्टम है, जैसा भी है, उससे आप कॉपर को स्टडी करने की कोशिश करिए, कॉपर के चार्ट को। 1 डे 4 आवर्स, 15 मिनट 5 मिनट में नहीं जाना। वीकली में जा सकते हैं, बट मैंने आज तक ट्राई नहीं किया है, सो मैं उसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकता। डेली पे और 4 आवर्स पे मैंने ट्राई किया है, और वो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है पिछले 10 सालों से। तो हम कॉपर को स्टडी करेंगे
और कॉपर को स्टडी करने के बाद जो हमारा ओपिनियन है, जो हमने इस प्राइस चार्ट को स्टडी करने के पहले बनाया है, हम ये देखेंगे कि हमारा ओपिनियन हमारे इस स्टडी से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कॉपर में जो हमने स्टडी करके एक आपका दूसरा ओपिनियन भी बनेगा कॉपर के अंदर कि आपको क्या लग रहा है कि कॉपर जो है वो सेलर्स के अंडर है या बायर्स के अंडर है। उस चीज से आपको मैच करना है आपका ओपिनियन जो आपने ऑलरेडी फॉर्म किया हुआ है। अब अगर आपका ओपिनियन मैच कर रहा है, मतलब अगर आपको यह लग रहा है कि ओवरऑल जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है, और साथ ही साथ आपका ओपिनियन कॉपर में ये कह रहा है कि टेम्पररी मार्केट जो है वो सेलर्स के अंडर है, ये दोनों चीजों को मिला के आपका व्यू बन जाता है। ओके, मैं रिपीट करता हूं। आपने एक ओपिनियन फॉर्म किया बिना चार्ट्स को देखे, सिर्फ जो मार्केट में इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है, जो डिस्कशंस हो रहे हैं उनके बेसिस पे। देन आपने एक दूसरा ओपिनियन फॉर्म किया कॉपर को स्टडी करके। जो स्टूडेंट्स हैं वो जो मेथड्स मैंने आपको बताए हुए हैं आप उनसे स्टडी करेंगे, बाकी लोग जो भी आप जिस भी तरह से चार्ट्स को स्टडी करते हैं आप वो मेथड्स यूज करके कॉपर के ऊपर एक ओपिनियन बनाइए। कॉपर किस आपको क्या लग रहा है कि कॉपर किसके कंट्रोल में है। यहां पे प्राइस चार्ट की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर आपका ओपिनियन मैच हो रहा है तो आपका एक व्यू फॉर्म हो जाएगा। अगर ओपिनियन मैच नहीं हो रहा तो आप जो आपकी एक्टिविटी है, जो आपने कॉपर को स्टडी करने से पहले जो एक्टिविटी की थी उसको और बढ़ाइए, थोड़ा 18 दिन 19 दिन तक लेके जाइए और उस समय आप कॉपर की भी स्टडी करते रहिए। एक डायरेक्शनल व्यू यहां पे मैं लिख देता हूं, डायरेक्शनल व्यू होना बहुत जरूरी है। अगर 50-50 है कि आपको नहीं आपके जो व्यूज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, कॉपर आपके हिसाब से कुछ और कह रहा है और आपका जो ओपिनियन है वो कुछ और कह रहा है, तो फिर अभी आप रेडी नहीं है, आपको और स्टडी करना पड़ेगा। एक क्लियर कट डायरेक्शनल व्यू होना जरूरी है। या तो बाय या तो सेल, आप इस एक डिसीजन पे आपको पहुंचना है। और देखिए इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी हमारा एक व्यू फॉर्म हो जाता है बाजार में, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि समय लगता है। तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि 20 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अपने आप को इवैल्यूएट करते रहना है कि आप एक डिसीजन पे, एक निष्कर्ष पे आप पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। एक बार आपका व्यू फॉर्म हो गया, देन आपको वेट करना है 1 to 2 months, 1 से 2 महीने का जो टाइम पीरियड है उसमें ये व्यू आपका मार्केट में मैनिफेस्ट होगा। तो आपका व्यू अगर इससे सेल का है तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आप देखना चालू करेंगे। ओके, और आप जिस भी तरह से ट्रेड करते हैं उससे अगर आपको, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता कि आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं, बट हम जिस तरह से ट्रेड करते हैं उसमें अगर हमें एक बहुत सॉलिड सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई इस 1 से 2 महीने के अंदर, और ये जो व्यू है ये कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए ये एनालिसिस तो डेली बेसिस पे होती है, और इस 1 से 2 महीने के अंदर आपका व्यू थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। आपको वो सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। ये एक्सपीरियंस से आएगा, मैं ऐसे आपको समझा नहीं पाऊंगा, ऐसे समझा पाना मुश्किल है। करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आज मैंने व्यू फॉर्म किया है, वो व्यू
आगे जाके चेंज हो रहा है तो उसको किस तरह से अकोमोडेट करना है। तो ये चीज़ें जब आप करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो अगर ये व्यू हमारा कांस्टेंट बना हुआ है और हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम उस अपॉर्चुनिटी को ट्रेड करते हैं स्विंग बेसिस पे। ओके, इंट्राडे में भी होता है ये। जो मेरे कॉलीग्स हैं वो इंट्राडे बेसिस पे करते हैं, लेकिन मुझे इंट्राडे में एक्यूरेसी नहीं मिली। मेथड मुझे पता है, लेकिन वहां पे एक इनसाइट होती है बाजार में जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, इनसाइट डेवलप करो। तो इंट्राडे में मुझे वो इनसाइट अभी तक मिली नहीं, मेरी एक्यूरेसी वहां पे इतनी नहीं है। लेकिन मैं, जो मेरे कॉलीग्स हैं, मैं उन्हें जानता हूँ बहुत अच्छे से इस पूरे प्रोसेस का यूज़ करके इंट्राडे बेसिस पे भी वो ट्रेड लेते हैं। तो उनकी वो इनसाइट डेवलप है, मेरी नहीं है। और अभी समय भी नहीं मिल पा रहा है कि एक तरफ होके पूरा उस पर फोकस किया जाए। लेकिन हाँ, ये चीज़ इंट्राडे पे भी काम कर सकती है। हो सकता है आप में से किसी की वो इनसाइट डेवलप हो जाए, राइट। सो अगर होता है देन दैट इज़ वेरी गुड। ओके, सो कॉपर का यूज़ इस तरह से किया जाता है। एंड गाइस, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो ओपिनियन है, जो हम व्यू फॉर्म कर रहे हैं, ये इजी नहीं है। आपको इसमें मेहनत करनी होगी। इसलिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है इंस्टीट्यूशन में जो सिर्फ कॉपर के प्राइसेस को एनालाइज करते हैं। वो कॉपर में ट्रेड भी करते हैं, लेकिन उनका जो मेन टास्क होता है वो होता है कॉपर के प्राइसेस को एनालाइज करके एक व्यू बना के एक रिपोर्ट मैनेजमेंट को सबमिट करना। और फिर वो रिपोर्ट जो है वो सीनियर ट्रेडर्स को फॉरवर्ड होती है। और सीनियर ट्रेडर्स का भी अपना एक व्यू होता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से दो व्यूज़ हमेशा लिए जाते हैं, दो लोगों के व्यूज़ लिए जाते हैं, दो टीम्स के व्यू लिए जाते हैं अगर डेस्क है तो। अगर मैं कॉपर में बेरिश हूं, लेट्स से ए जो है एक व्यक्ति है, वो कॉपर में बेरिश है, व्यू उसका बेरिश है, तो ये जो व्यू फॉर्म होता है, दिस इज क्वालिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव नहीं है। क्वांटिटेटिव मींस न्यूमेरिकल वैल्यू में हम इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप मुझसे पूछेंगे कि आपका व्यू क्या है, अगर मैं बोलूंगा बेरिश, तो इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। तो ये क्वालिटेटिव व्यू है। जहां पर भी आपका एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग में जहां पे भी कोई भी डिसीजन आपका क्वालिटेटिव होता है, वहां पे मल्टीपल ओपिनियंस लिए जाते हैं अलग अलग ट्रेडर्स से, मल्टीपल ओपिनियंस। तो यहां पे बी का भी ओपिनियन लिया जाएगा। बी कॉपर में बुलिश है, क्योंकि देखिए क्वालिटेटिव ओपिनियन है तो चेंज हो सकता है। आज मैं जिन चीजों को देखकर मैंने अपना ओपिनियन फॉर्म किया है, हो सकता है दूसरा वाला कुछ ज्यादा चीजों को देख के अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहा है। उसके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई है जो हो सकता है मुझसे मिस हो गई हो, लेकिन वो उस इंफॉर्मेशन की वजह से पूरा मार्केट पे उसका व्यू जो है वो चेंज हो गया। पॉसिबल। और बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, सर कि दो इंस्टीट्यूशन, एक बाय कर रहा है एक सेल कर रहा है, ऐसा क्यों है? वो इसी वजह से, क्योंकि मेजॉरिटी व्यू जो ट्रेडिंग के अंदर फॉर्म होते हैं, जो डिसीजंस लिए जाते हैं, वो क्वालिटेटिव होते हैं, वो क्वांटिटेटिव नहीं होते। 480.30 पे हमको बाय करना है, ऐसा डिसीजन आज तक कभी किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं आया कि हमको एक फिक्स प्राइस पे बाय करना है। एक बैंड में बाइंग होती है और वो भी चेंज हो जाती है, बिकॉज व्यू जो है वो क्वालिटेटिव। आप जितनी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, मैं आपको आगे एक एग्जांपल दूंगा, इसी वीडियो में दूंगा। सो बी का व्यू जो है वो दैट इज बुलिश। एंड देन एक और व्यक्ति है सी। अब इनका जो व्यू है
कॉपर में, दैट इज अगेन बेरिश। तो यहां पे बी को एक मौका दिया जाएगा कि आप बताइए, दो ट्रेडर्स हमारे ऐसे हैं जो कि बेरिश हैं, आप क्यों बुलिश हैं। हम यहां पे अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे कि मेजॉरिटी बेरिश है तो उनके साथ चले जाओ। हो सकता है इसके पास कुछ 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 स्पेशल हो, कुछ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन इसने डिसाइफर की हो, बहुत सारे डेटा को देख के, मार्केट के प्राइस को स्टडी करके इसका एक अलग से ओपिनियन फॉर्म हो रहा हो। इसको मौका दिया जाएगा कि आप एक्सप्लेन करो। अगर इसके एक्सप्लेनेशन जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है तो बहुत सारे डेस्क वहां पे, बहुत सारे फंड्स वहां पे रिस्क लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं लेते, वो रिस्क लेते हैं और इसके व्यू के साथ जाएंगे। अगर इसका जो व्यू है वो सेटिस्फैक्ट्री है तो, अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो फिर जो मेजॉरिटी है उसके साथ जाया जाएगा। और ये बहुत बड़े लेवल के ट्रेड्स होते हैं, राइट। एंड अभी जो हम थर्ड अपडेट करेंगे कोर्स में, तो एक ऐसा फोरम इस तरह से कुछ हम डिसाइड कर रहे हैं कि इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करें, देखें कि किस तरह से व्यूज़ आ रहे हैं एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए। तो उस पर भी काम चल रहा है। लेट्स सी किस तरह से वो फिगर आउट होता है, राइट। अगर आप अपने पार्टनर के साथ ट्रेड कर रहे हैं, अपने स्पाउस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो भी आप ये जो एक प्रोसेस है इसका एडवांटेज मिल जाता है लोगों को। मैं ऑलरेडी एक वीडियो में ये डिस्कस कर चुका हूँ। सो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। नाउ व्यू फॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल है गाइस, बिकॉज आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी। जब तक आपके पास इनसाइट नहीं है, जब तक आपके पास इनसाइट नहीं है बाजार में, आप व्यू फॉर्म नहीं कर सकते। इनसाइट का होना बहुत जरूरी है। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, कंसेप्ट की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं होते। कंसेप्ट एक डायरेक्शन है, एक सही तरह से इनसाइट डेवलप करने के लिए। बिकॉज अगर आप गलत कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए टेक्निकल एनालिसिस पे अगर आप काम कर रहे हैं, आज आप जिस लेवल पे हैं 10 साल बाद भी उसी लेवल पे रहेंगे। लेकिन अगर आप प्रोप्राइटरी मेथड्स पे काम कर रहे हैं, प्राइस को पढ़ना सीख रहे हैं, आज आप 0% पे हो सकते हैं, 3 साल बाद 10% पे होंगे, उसके बाद 30% पे होंगे, 70% पे होंगे, आफ्टर सर्टेन टाइम आप 100% पे होंगे। कंसेप्ट्स की ये इंपॉर्टेंस है, राइट। सो एक ट्रेडर सक्सेसफुल तब होता है जब उसकी इनसाइट डेवलप हो जाती है। इनसाइट क्या है? मैं अपने सारे कंसेप्ट्स इस चार्ट पे अप्लाई कर रहा हूं और मेरे सारे कंसेप्ट्स मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे यहां पे बाय करना है। फॉर एन एग्जांपल, मुझे यहां बाय करना है, लेकिन मेरी एक इनसाइट है। सॉरी, राइट गाइज, यहां आप थोड़ा सा मुझे टाइम दें, बैटरी यहां पे ड्रेन हो रही है। ऑलराइट गाइज, सो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मेरी सारी एनालिसिस मुझे ये कह रही है कि मुझे यहाँ पे बाय करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बाय करना इट्स वे टू अर्ली। कंसेप्ट सारे यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए,
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अभी बाय करना इट्स वे टू अर्ली, इसको थोड़ा सा और प्ले आउट होने देते हैं। ये जो एक थॉट मेरे दिमाग में आया कि इसको अभी थोड़ा सा और प्ले आउट होने देते हैं, दिस इज नोन एज इनसाइट। हो सकता है यहां पे एक स्पाइक डाउन हो जाए और बाजार ऊपर आ जाए और उसके बाद यहां पे चांस मिले, तो अगर मैं यहां पे बाय करता तो मैं स्टॉप आउट हो जाता। तो मेरी इनसाइट मुझे क्या कह रही है कि मुझे यहां पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा इसको और मार्केट को यहाँ पे मूव करने का एक चांस यहाँ पे मुझे देना चाहिए, उसके बाद फिर मैं बाय करूंगा। ये इनसाइट होती है और यही इनसाइट आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती है। ये इनसाइट डेवलप कैसे होती है? कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। यहां पे मुझे ऐसा क्यों लगेगा, इस स्पॉट पे ऐसा मुझे क्यों लगेगा कि मुझे यहां पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए? बिकॉज मैंने अपने एक्सपीरियंस में, अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि इस तरह के मार्केट में जनरली 60-70% स्पाइक आउट हो जाता है और वो इनसाइट अब मुझे यहां पे हेल्प कर रही है। तो इवन दो कंसेप्ट्स करेक्ट हैं, इवन दो कंसेप्ट्स यहां पे करेक्ट हैं और कंसेप्ट्स एक प्रॉफिटेबल ट्रेड दे सकते थे, लेकिन यहां पे लॉस होने का चांसेस हैं और उस लॉस से इनसाइट आपको बचाएगी। तो सक्सेसफुल ट्रेडर्स के पास ये इनसाइट होती है और जब आपकी ये इनसाइट डेवलप हो, इसमें हम कोई समय नहीं दे सकते कि आपकी इनसाइट जो है वो 8 महीने में डेवलप होगी, 1 साल में होगी। जब भी आपकी इनसाइट डेवलप होगी, आप मार्केट से कंसिस्टेंट वे में पैसा अर्न करना चालू कर देंगे। कंसेप्ट्स के बेसिस पे आप पैसा कमा सकते हैं बाजार में, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं होगा। ओके, सही कंसेप्ट्स के बेसिस पे आप अगेन थोड़ा सा ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, लेकिन वो भी कंसिस्टेंट नहीं होगा। आप कंसिस्टेंटली तब अर्न करेंगे जब आपकी इनसाइट डेवलप होगी। इवन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं, उनकी ये इनसाइट एटलीस्ट 30-40% डेवलप्ड है। ओके, एंड ऑन एन एवरेज अगर आप मुझसे पूछें तो 2 से 3 साल का समय मैंने इन स्टूडेंट्स को देखा है। जो स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं वो आज अच्छा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनको एटलीस्ट 2 से 3 साल हो गए हैं मेरे साथ इन सब कंसेप्ट्स को प्रैक्टिस करते हुए, और एक लेवल पे उनकी इनसाइट डेवलप्ड है। आपकी इनसाइट जब एक लेवल पे डेवलप्ड हो जाती है तो आप एक फ्लो में आ जाते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंटली आप अर्न करना चालू करते हैं, आपका एक फ्लो डेवलप हो जाता है। इसके बाद का जो स्टेप होता है वो स्केल करने का होता है। वहाँ पे फिर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके आपकी इनसाइट जो है वो स्ट्रांग होती जाती है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। और ये चीज़ें जो हैं ये आप कॉन्शियस लेवल पे नहीं कर सकते, ये हमेशा सबकॉन्शियस लेवल पे होती हैं, राइट? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हम इस टॉपिक पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज ये इनसाइट डेवलप करना इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को यूज़ करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है। और जो लोग कर रहे हैं वो ऑलरेडी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, सो मैंने आपको बताया कि कॉन्शियस लेवल पे इनसाइट डेवलप नहीं होती, ये सब कॉन्शियस लेवल पे होती है। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, आप जब भी कॉपर को यूज़ करेंगे या आप अपना व्यू फॉर्म कर रहे हैं, आप अपनी इनसाइट फॉर्म कर रहे हैं, आप उसको कॉन्शियस लेवल पे हर चीज़ का एक आंसर ढूंढने की कोशिश आप कर रहे हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, इस तरह से नहीं होगा। मेरा एक स्टूडेंट है, रीसेंट स्टूडेंट है, उसका कॉल मेरे पास जब भी आता है, हमेशा कोई ना इतने सारे उसके हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जिनका कोई बेस ही नहीं है। हाइपोथेटिकल कि अगर ये यहां से ऊपर चला गया तो क्या होगा, अगर ऊपर जाकर यहां पे रेंज बाउंड हो गया तो क्या होगा, अगर फिर से ऊपर चला गया और एकदम से नीचे आ गया तो क्या होगा, अगर नीचे आके रेंज बाउंड होके और नीचे चला गया तो क्या होगा। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस जिनका कोई बेस नहीं है।
ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज वो कॉन्शियस लेवल पे अपने आप को हर सिनारियो के लिए प्रिपेयर करना चाह रहा है। ये चीज पॉसिबल ही नहीं है बाजार में। आप सिनारियो सोच के क्वेश्चंस को इन्वेंट कर नहीं कर सकते। इस तरह से काम नहीं होता। ऐसे तो आप सोचते रहोगे अच्छा ये ब्रेक हो गया, फिर यहां से एकदम से ऊपर चला गया और बस इसको भी ब्रेक कर दिया, तो फिर हम कहाँ एंट्री लेंगे? फिर वो एकदम से नीचे आ गया तो फिर क्या होगा? इन क्वेश्चंस का कोई बेस नहीं है। यहां से ऊपर जाएगा उसको जाने दो, जब वो यहां पे आएगा तब देखेंगे कि सिनारियो क्या है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? बिकॉज वो कॉन्शियस लेवल पे हर चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाह रहा है। और मार्केट जो है वो डायनेमिक है। अगर ये चार्ट 4.60 के लेवल पे आएगा तो इस पूरे सिनारियो को देखना पड़ेगा कि वो कैसे आया है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको क्या बता रही है, फिर डिसीजन होगा। यहां पर हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि ये 4.60 पे चला गया तो हम क्या करेंगे, फिर 4.70 पे चला गया तो हम क्या करेंगे। राइट? उस स्टूडेंट को भी मैंने ये चीज़ समझाई है, अब थोड़ा सा उसका कंट्रोल हुआ है, बट ये उसका नेचर है। हो सकता है थोड़ा और समय लगे। इनसाइट जो है वो आपकी हमेशा सबकॉन्शियस लेवल पे डेवलप होगी। आप कंसेप्ट को प्रैक्टिस करिए, कंसेप्ट को अप्लाई करिए, भूल जाइए, फिर अगले दिन दोबारा से उस चीज को करिए, भूल जाइए। इस तरह से आपके सबकॉन्शियस में ये सारी चीजें आएंगी और हमेशा इनसाइट आपके सबकॉन्शियस से आएगी। मैंने एक और ट्रेंड नोटिस किया है, मेरे जो स्टूडेंट सक्सेसफुल हैं उनमें, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल जितने भी स्टूडेंट्स सक्सेसफुल हैं अभी, सबके सब जॉब बैकग्राउंड से हैं। राइट? ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जॉब अगर कोई कर रहा है तो उसके पास स्टडी करने के लिए टाइम ही नहीं होता। बहुत मुश्किल से वो दिन का समय निकाल के कंसेप्ट्स को स्टडी करते हैं, और उनके पास फिर सोचने का समय नहीं है कि अगर ये ऊपर चला गया तो क्या होगा, नीचे चला गया तो क्या होगा। तो सिर्फ वो स्टडी करके देन उस चीज को क्लोज करके फिर नेक्स्ट डे अगेन स्टडी करेंगे और क्लोज करेंगे। राइट? बिकॉज टाइम कम है। तो जो एक डे ड्रीमिंग होती है, वो जॉब में जो लोग हैं, एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स मेरे अंदर सक्सेसफुल हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं, उनके पास ये डे ड्रीमिंग का समय नहीं है। राइट? इवन इवैल्यूएशन का समय नहीं है। बिकॉज आप यहां पे देखिए, अगर मैं यहां पे ये देखूंगा कि हाँ मैंने आज ये व्यू फॉर्म किया है तो ये ऊपर गया या नीचे गया, तो मैं उसी चीज में फंस के रह जाऊंगा। अगर ये व्यू गलत हुआ तो फिर मैं देखूंगा कि क्यों गलत हुआ, फिर वहां पे अगेन मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के एक वेब में फंस जाऊंगा। तो इस चीज से बचना है, और जॉब वाले ये चीज कर लेते हैं। आज की प्रैक्टिस करेंगे, उसको क्लोज करेंगे, फिर अगले दिन दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। उनका फोकस पूरा कंसेप्ट के ऊपर होता है। तो ये प्लस पॉइंट है जॉब वालों के साथ, एटलीस्ट जो मैंने नोटिस किया है। एंड इवन जो मेरा इनसाइट डेवलप हुआ वो भी इसी तरह से हुआ, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस करना। कोई वहां पे इवैल्यूएशन की इनिशियली जरूरत नहीं है। एक बार आप कंसिस्टेंटली जब अर्न करना, मैं आपको बताता हूं कि इवैल्यूएट आपको कब करना है कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। एक बार आप कंसिस्टेंटली अर्न करना चालू कर देते हैं और फिर आपका कोई ट्रेड गलत हो जाता है या आपका कोई व्यू गलत हो जाता है, तब इवैल्यूएट किया जाता है कि ये चीज क्यों गलत हुई। अभी तो आपका कोई व्यू है ही नहीं, अभी तो आप चालू कर रहे हैं ये प्रोसेस। तो अभी ये इवैल्यूएट करना कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसका कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि आपका व्यू फॉर्म ही नहीं हुआ है। व्यू फॉर्म होने के बाद जब आप अर्न कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपसे कोई मिस्टेक हो रही है, वहां पे इवैल्यूएशन काम में आता है। सबसे पहले तो व्यू को फॉर्म करिए, कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस करिए डेली बेसिस पे। राइट? तो ये चीज, इस चीज से आप लोग सीख सकते हैं। दैट इज वाई मैं शेयर कर रहा हूं। एंड देन डेफिनेटली ये एक प्रोसेस है कि किस तरह से हम एक ओपिनियन और एक व्यू को फॉर्म कर सकते हैं।
इनसाइट का बहुत ज़्यादा रोल होता है यहाँ पे। ओके, नाउ गाइस, दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है जब हम इन प्राइजेस की स्टडी कर रहे हैं, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, मैं एक मार्केट का आपको सीक्रेट बताता हूं, सबके लिए ये, कोई भी इंफॉर्मेशन बाजार की हमेशा कॉपर से रिलेट करेगी एंड आपका जो ओवरऑल व्यू है उसको इफेक्ट करेगी। कोई भी इंफॉर्मेशन बाजार की ऐसी नहीं है जो आपके व्यू को इफेक्ट ना करे या इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को इफेक्ट नहीं करे। हर चीज का एक यूज है और वो यूज आपको अगेन सीखना पड़ेगा। यहां पे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं रिसर्च कर रहा था आईपीओस के बारे में, राइट। और जैसा आप जानते हैं कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस का आईपीओ जो है वो अभी अभी रिलीज हुआ था। तो मैं इस आईपीओ को स्टडी कर रहा था। जनरली आईपीओस को हम स्टडी करते हैं और फिर अगर ऐसा लगता है कि इसमें हम पैसे लगा सकते हैं, देन उसमें पैसे फिर लगाए भी जाते हैं। ऑल्दो एक सेपरेट क्राइटेरिया है कि किस आईपीओ को हमें चूज़ करना चाहिए, किस आईपीओ को हमको नहीं चूज़ करना चाहिए, वो फिर किसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टडी तो हर आईपीओ की करते हैं, राइट। ऐसा बहुत ही कम होता है कि हम किसी आईपीओ की स्टडी नहीं कर रहे हैं। सो ग्लेनमार्क की मैं स्टडी कर रहा था और ये हमारा डेली बेसिस का प्रोसेस है। ओके, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि किस तरह से इंफॉर्मेशन को आपस में रिलेट किया जाता है। और ग्लेनमार्क की स्टडी जब मैं कर रहा था, देन ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए जो शेयर्स रिजर्व थे इस आईपीओ में, उसका डेटा यहाँ पर है। जितने शेयर्स के लिए बिड किया गया उसका डेटा यहाँ पर है। एंड देन नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ टोटलमेंट फॉर द कैटेगरी, तो जितना उनके लिए रिजर्व था उससे कितना ज़्यादा उन्होंने बिड किया है, वो डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे ही नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ये डेटा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए भी जो डेटा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नाउ गाइस, इसको हम डेली बेसिस पे स्टडी कर रहे थे, तो यहाँ पे शायद आपको ये ट्रेंड विजिबल अभी नहीं होगा बिकॉज ये फाइनल डेटा है यहाँ पे। लेकिन जो फर्स्ट 2 डेज थे ग्लेनमार्क के, उसमें आई थिंक यहाँ पे 0.23 टाइम्स ये बिड हुआ था। ओके, मतलब शेयर्स यहाँ पे रिमेनिंग थे और बिड कम आई थी। लेकिन रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी 4 टाइम्स बिड कर दिया था। मतलब इनके लिए जितने शेयर्स रिजर्व थे उससे 4 गुना ज्यादा की बिड 2 दिनों के अंदर, जो सेकेंड डे का डेटा है वहां पे ये चीज विजिबल थी। यहां पे 4.0 समथिंग ऐसा कुछ नंबर था। मतलब जितने शेयर्स इनके लिए रखे हुए हैं उससे 4 गुना ज्यादा का बिड रिटेल ट्रेडर्स ने कर दिया था। इंस्टीट्यूशंस का डेटा बहुत कम था यहाँ पे, और नॉन इंस्टीट्यूशंस का आई थिंक इंस्टीट्यूशन से थोड़ा सा ज़्यादा था, बट सबसे ज़्यादा रिटेल का था, रिटेलर्स का। अगर आप अभी भी कोई न्यूज़ या ओपन करके देखेंगे जो थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ है, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज आईपीओ, तो आपको वहाँ पे इस तरह की न्यूज़ मिलेगी, ओवर सब्सक्राइब बाय स्ट्रॉन्ग डिमांड फ्रॉम रिटेल ट्रेडर्स। आप चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अभी आपको सबसे ज़्यादा डेटा नॉन इंस्टीट्यूशंस का दिख रहा है, लेकिन फर्स्ट 2 डेज में ओवर सब्सक्रिप्शन था और रिटेल ट्रेडर्स ने वो ओवर सब्सक्रिप्शन किया था। उनका डेटा की वजह से वो न्यूज़ आई थी, आप देख सकते हैं।
ये जो इंफॉर्मेशन है, अब मैं यहां पे सिर्फ ग्लेनमार्क को स्टडी कर रहा था, लेकिन मैंने जब ये इंफॉर्मेशन देखी दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फ्रॉम रिटेल ट्रेडर्स फॉर दिस पर्टिकुलर इशू। रिटेल ट्रेडर्स ने एक के वहां से स्ट्रॉन्ग डिमांड आई है। तो आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका बहुत ही गहरा मतलब है। ये हमें दिखाता है मास ट्रेंड। मास ट्रेंड, सारे के सारे रिटेल ट्रेडर्स कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर में इंटरेस्टेड है, और तभी इस पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ में वो इंटरेस्ट फर्स्ट 2 डेज में आया। जो ऊपर वाला क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो डेटा है वो ट्रेंड को नहीं दिखाता। बिकॉज ये लोग क्यों बाय करेंगे? ये लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर बाय करेंगे इस आईपीओ में। कुछ हो सकता है कि लिस्टिंग गेन्स के लिए करें, मेजॉरिटी इसके फंडामेंटल्स को स्टडी करके और इसके बिजनेस को स्टडी करके इन्वेस्ट करेंगे। तो ये हमें ट्रेंड नहीं दिखाएगा, ये दोनों डेटा हमें ट्रेंड नहीं दिखा रहे, इसका हमारे लिए यूज नहीं है। लेकिन ये रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का जो डेटा है ये ट्रेंड दिखा रहा है। ओके, ये लोग फार्मा सेक्टर में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अगर इनको ये आईपीओ अलॉट नहीं भी हुआ तो भी फार्मा सेक्टर में कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन वहीं पे रहेंगे। इनका रुझान वहां पर है, इसलिए फार्मा सेक्टर में वोलैटिलिटी बढ़ गई है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे फार्मा की ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत ही एक सिस्टमैटिक मूवमेंट होती थी, लेकिन अब एकदम से वोलेटाइल हो गई है। वो क्यों हुआ है? वो इसी वजह से हुआ है। मेजॉरिटी रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो फार्मा में इंटरेस्टेड हैं, वो वहां पे स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं। देखिए, इस डेटा का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि वो ग्लेनमार्क के आईपीओ में इंटरेस्टेड हैं, ऐसा नहीं है। ग्लेनमार्क के आईपीओ में हैं, लेकिन ये डेटा हमको ये भी बता रहा है दैट ओवरऑल फार्मा सेक्टर में रिटेल ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, राइट? तो ऑल्दो इससे हमें ये पता चलता है कि वोलेटिलिटी वहाँ ज़्यादा है, पैसा फार्मा सेक्टर में ज़्यादा आ रहा है, रिटेल ट्रेडर्स वहाँ पर हैं, तो इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे, वहाँ पे हमें वोलेटिलिटी अच्छी मिलेगी, हम अच्छा ट्रेड कर सकते हैं वहाँ पे। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चल रही हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें और पहले से पता थी, बिकॉज ये एनालिसिस तो चलती रहती है। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया है, मैंने उनको बताया कि फार्मा सेक्टर जो है अब वो चेंज हो रहा है। सो ये तो चीज़ें हमें पहले से पता है, लेकिन मैं आपको यूज़ बता रहा हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये टोटली अनरिलेटेड है कॉपर से और ट्रेडिंग से, नॉर्मल फार्मा सेक्टर की ट्रेडिंग से। लेकिन हम इसे किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, और फार्मा सेक्टर में अगर ये रिटेल इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है, फार्मा सेक्टर अगर वोलेटाइल हो रहा है, तो जो मेटल और ऑटो सेक्टर है वहाँ पे धीरे धीरे वोलेटिलिटी कम होगी, धीरे धीरे। ऑटो एंड मेटल डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉपर, फार्मा जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है। आईटी और ऑटो और मेटल जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, राइट? इस तरह से व्यू फॉर्म देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन आप कुछ भी कर रहे हैं, आप लाइव मार्केट में जाकर लेट्स से आप इंट्राडे का कुछ स्टडी कर रहे हैं, राइट? लाइव मार्केट में जाके कुछ भी आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं इंट्राडे से रिलेटेड, निफ्टी 50 को देख रहे हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी आपके ओवरऑल ट्रेड पे, आपके ओवरऑल व्यू पे। इवन मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि कोई भी मार्केट का स्टेटमेंट, कोई भी न्यूज़, कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी वेस्ट नहीं होती। इवन अगर द लिखा हुआ है कि दिस कंपनी मेक्स द मेडिसिन, और दूसरी जगह लिखा हुआ है दूसरी कंपनी के बारे में दिस कंपनी मेक्स अ मेडिसिन,
तो वो द और ए उसका भी इंपैक्ट है कि उस कंपनी के लिए द मेडिसिन क्यों लिखा है, इसके लिए अ मेडिसिन क्यों लिखा है, उसका भी इंपैक्ट पड़ता है। हर चीज का इंपैक्ट है, हर चीज को स्टडी करना होता है, राइट। यहां पे देखिए, आप चार ऐसे ही नहीं बच जाते सुबह के, सुबह के चार ऐसे ही नहीं बच जाते। मैं 10:30 बजे से काम कर रहा हूं और अभी 8 o'clock मुझे फिर से रेडी होना है ट्रेडिंग सेशन के लिए। ओके, तो अब मुझे जो नींद है वो 3:15 के बाद मिलेगी। हर एक चीज को बारीकी से स्टडी करना होता है, राइट। सो इनफैक्ट मेरी स्टडी खत्म हो गई थी, बट मुझे पता था कि मुझे अभी जागे रहना है, बिकॉज इफ़ आई स्लीप तो मैं 8 बजे शायद नहीं उठ पाऊंगा इतनी जल्दी, प्रॉब्लम होगी। दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो रिलीज़ कर देता हूँ। स्टूडेंट्स को भी इससे एडवांटेज होगा, बाकी लोगों को भी एडवांटेज होगा, और जो मेरा टाइम है वो भी यहाँ पे वेल स्पेंड हो जाएगा, राइट। तो ये मेहनत आपको करनी होती है, एक एक चीज़ को बारीकी से एनालाइज करना होता है, तब जाके आपकी जो इंसाइट है वो डेवलप होती है। और ये चीज़ आपको करनी है। देखिए, 1 साल लगे, 2 साल लगे, आप ये सोचिए कि 2 साल के बाद आप जिस स्टेज पे होंगे उसको माइंड में रख के काम करिए। इसको मत देखिए कि मेरे को तो 2 महीने में फरारी खरीदनी थी, आप यहाँ पे तो ज़्यादा समय लग रहा है। अगर आप यही सोचते रहेंगे तो आप 2 साल बाद भी कहीं नहीं पहुँच पाएंगे, और फिर 2 साल बाद आपको ये लगेगा कि काश मैंने उस समय ये चीज़ें कर ली होती। उस चीज़ के बारे में आप सोचिए थोड़ा, वो आपको सोचना पड़ेगा, और फिर सही तरह से अप्रोच बना के बाजार में आपको काम करना है, अगर आपको प्रोफेशनली इस फील्ड में आना है तो, राइट। बहुत सारे लोग आजकल टेम्पलेट चाहते हैं हर चीज़ का, कि एक टेम्पलेट मिल जाए। एक एक्सेल शीट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि एक्सेल शीट, मैंने देखा है बहुत बहुत क्रेज़ है लोगों में कि एक्सेल शीट मिल जाए, किसी तरह की एक्सेल शीट में हम वो सब कर लें, वो हमारा एक होली ग्रेल हो जाएगा, एक्सेल शीट से ही हर चीज़ होगी। तो गाइज, अगर आप यहाँ पे सोचिए, अगर मैं यहाँ पे एक एक्सेल शीट बना दूँ इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके कि ये चीज़ें करनी है, और वो एक्सेल शीट में हर किसी को दे दूँ, तो हर कोई सक्सेसफुल हो जाएगा? नहीं होगा ना। खुद सोच के देखिए, चलिए अगर एक ऐसी एक्सेल शीट है, ऐसा टेम्पलेट है, तो वो टेम्पलेट बनाया जा सकता है और फिर वो सबको बांट भी दिया जा सकता है कि लो, ये टेम्पलेट आपके लिए है, इस टेम्पलेट पे काम करो, पैसा कमा लो। तो हर कोई सक्सेसफुल हो जाएगा जिस जिस बंदे के हाथ में वो टेम्पलेट जाएगा। ऐसा है? ऐसा होगा क्या? ऐसा कभी नहीं होगा, बिकॉज ट्रेडर जिस नज़रिए से बाजार को देख रहा है, जिस तरह से कॉम्प्रीहेंड कर रहा है हर चीज़ को, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आई होप कि आप लोग इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन से कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिली होगी। एंड जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप एक बार ईमेल कर दीजिएगा। ऑल्दो आई नो कि हम समय पे तो किसी को रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना समय ही नहीं रहता है, बट फिर भी आप के जो ईमेल्स हैं वो मैं पढ़ता हूँ, और जैसे जैसे मुझे समय मिलता है मैं रिप्लाई ज़रूर उसमें करूँगा। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं ट्रेडिंग सीखने के लिए, प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन सीखने के लिए, देन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट, अप्रोच पे काम करिए। थैंक यू वेरी मच।